इंस्पेक्टर से बात करके जूं ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, एक खौफनाक काला साया खड़ा था जो काफी अजीब और गरीब अंदाज में खड़ा मुझे घूर रहा था। मैंने खुद को मजबूत करते हुए कहा, कौन हो तुम खबीस साए? इसने कोई जवाब ना दिया, बल्कि कहकहा लगाकर गायब हो गया। अब तो मुझे हालात की संगीनी का शिद्दत से एहसास हो गया, क्योंकि धामो हमारी सोच से ज्यादा काले जादू का माहिर साबित हो रहा था, जिसने आशी को पुरस्कार अंदाज में गायब करने के अलावा हम दोनों को भी चक्कर दे डाले थे। अब मुझे अपने घर वालों की फिक्र सताने लगी, क्योंकि अम्मा और फातिमा के हवाले से इसने इशारा दिया हुआ था। फिर आज अबू की लाश देखकर भी मुझे खौफ ज़दा करने की कोशिश की। अब अगर मैं आशी की मदद ना भी करूं तब भी इंस्पेक्टर के बेटे के लिए तो मुझे धामों से टुकर लेनी ही पड़ेगी। ये सोचकर मैं काफी परेशान हुआ और जाकर बाबा जान से ताज़ा हालात बयान किए। वो भी सुनकर काफी फिक्रमंद हो गए। फिर मैंने बाबा जान से कहा, मैंने आज इंस्पेक्टर के साथ इस खबीस की तलाश में निकलना है, मगर आप लोगों के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। फिर बेटा बताओ हम क्या करें? आप अम्मा और फातिमा को कायल करें, इस घर से बाहर निकल कर न जाए। मैं जाने से पहले घर का हिसार करके जाऊंगा, यूं वो शैतान आप लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। बाबा जान ने कहा, ठीक है मीसू मेरे बच्चे, तुम जाओ खैर से और इस घर का हिसार कायम करके चले जाओ। उन दोनों को समझाना अब मेरा काम है। ठीक है बाबा जान। फिर मैंने जल्दी से पूरे घर का हिसार कायम किया और जल्दी से बाबा जान को खुदा हाफिज के कर निकल गया। इंस्पेक्टर को मैंने रास्ते में फोन कर दिया था, इसलिए इसकी गाड़ी कुछ ही देर में मुकर्ररा जगह पर पहुंच गई। फिर मैं इसकी गाड़ी में बैठा और हम धामों के ठिकाने के लिए रवाना हो गए। इंस्पेक्टर काफी परेशान था अपने बच्चे के लिए। मैंने इसे तसल्ली दी, फिर पूछा, सर आपने अपना तावीज तो पहना हुआ है ना? इसने इस बात में सर हिला दिया। कुछ देर बाद हम इसी पुराने इलाके में दोबारा खड़े जायजा ले रहे थे। मैंने इंस्पेक्टर को बूढ़े बाबा के बारे में भी बताया कि किस तरह इसे पर असरार तौर पर मेरे सामने मार दिया गया था। हम गाड़ी से उतरकर बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए इसी तंग व तारीक गली में दाखिल हो गए। अभी हम थोड़ा सा ही आगे चले थे कि हमारे पीछे कदमों की तेज तेज आवाज गूंजने लगी, साथ में पाँव में पाजेब की छंकार गूंजने लगी। इंस्पेक्टर ने मेरे कान में कहा, मीसुम मेरे पीछे लड़की चल रही है। मैंने कहा, सर पीछे मुड़कर मत देखना, वो धामों की मुअक्कल होगी जिसने हमें डराना और रोकना है धामों के ठिकाने तक पहुंचने से। फिर इंस्पेक्टर चुप करके चलने लगा। कुछ देर बाद हमने इस शैतानी तारीक घर में कदम रख दिया। हम मुसलसल वर्द पढ़ते हुए आगे बढ़ने लगे कि अचानक हमारे कानों में आवाज गूंजी। तो बिला आखिर तुम दोनों बेवकूफ एक बार फिर मेरे ठिकाने पर अधमके हो। इस बार आवाज वाज़ेह थी। फिर हमने अंधेरे में इधर उधर देखा, कुछ नजर नहीं आ रहा था। हमने मोबाइल की लाइट जुम ही उनकी, हमारे सामने एक नक्शेकाना, गंजा और मोटी उभरी हुई आंख वाला काले रंग का खबीस शख्स खड़ा नजर आया। मुझे इसे देखकर समझने में देर नहीं लगी कि यही धामो होगा, क्योंकि यही तस्वीर में आशी के पीछे खड़ा नजर आया था। फिर इसने हमें देखकर कहा, क्यों आए हो तुम दोनों दोबारा यहाँ? इंस्पेक्टर ने कहा, मेरा बच्चा वापस कर दो और आशी को भी हमारे हवाले कर दो। हम चुप करके चले जाएंगे और किसी को कुछ बताएंगे भी नहीं। हमारी बात सुनकर धामो ने खौफनाक कहकहा लगाया और एकदम वहां से निकलने लगा, मगर मैंने इसको अचानक पकड़ लिया। मेरे हाथ लगाने की देर थी, उसके जिस्म से बदबू उठने लगी और धुआं सा निकलने लगा। हम दोनों पीछे हट गए।
धामो ने गुस्से से मुझे देखते हुए कहा, क्या पहना हुआ है तुमने? मेरा जिस्म क्यों जल रहा है? मुझे ये देखकर तसल्ली मिली। मैंने आगे बढ़कर फिर इसे छूना चाहा, मगर मेरे हाथ लगाने से पहले इसे किसी ने ऊपर से उचक लिया और वो हुआ में ही तहलील हो गया। हम ये मंजर देखकर फिर परेशान खड़े थे कि धामो को मुश्किल से देखा था और अब वो फिर भाग निकला है। अभी हम ये देख रहे थे कि अचानक हमारे कानों में इंस्पेक्टर के बेटे की आवाज गूंजी, पापा मैं यहाँ हूँ। फिर बच्चा जोर जोर से रोने लगा। ये देखकर हम दोनों काफी परेशान हो गए। फिर अचानक से हम पर एक और खौफनाक बिला का हमला हो गया। 7 मुंह वाली बिला थी जो अचानक उड़ती हुई आई और हमारे आगे आकर खड़ी हो गई, मगर तवीज़ों की वजह से वो हमें ना छू सकी। इसने जोर जोर से दहाड़ना शुरू कर दिया। फिर मैंने धामो को ललकार कर कहा, क्या तुम्हें अपनी जले चेहरे वाली डाइंग का अंजाम याद नहीं है? कैसे हमने इसे खत्म किया था? इसलिए आखिरी बार के रहा हूँ, इंस्पेक्टर का बच्चा और आशी हमारे हवाले कर दे, वरना जलाकर भस्म कर दूंगा। अब तारीख घर में मुकम्मल खामोशी छा गई। फिर थोड़ी ही देर बाद हम हैरान रह गए जब इंस्पेक्टर की बीवी ने कॉल करके बताया कि असद घर आ गया है, इसे कोई छोड़कर चला गया है। ये खबर सुनकर हमें इत्मीनान हो गया। ताहम हम दोनों का इरादा ये था कि धामो को किसी तरह काबू कर सके, मगर वो खबीस फिर गायब हो गया था। हम इधर उधर हैरान खड़े हुए थे। चेहरे पर हमने बदबू से बचने के लिए मास्क लगा लिए थे। फिर हमने दोबारा उन्हीं रास्तों से गुजरने का फैसला किया, मगर इस बार जो ही हमने इस तारीख कमरे के दरवाजे को लात मारी, हमारे कानों में आशी की आवाज गूंजी, मीसुम चले जाओ यहाँ से, मेरा आका नाराज होगा। उसके साथ ही दरवाजा खौफनाक आवाज के साथ बंद हो गया। जबकि आशी की आवाज सुनकर हम खड़े रहे। फिर हमने एक दूसरे को देखा और दरवाजे को बिस्मिल्लाह पढ़कर लात मार दी। अब आशी हमारे सामने दाईं खड़ी खूंखार नजरों से घूर रही थी। आशी की आवाज पर हम चौंक के इसलिए दरवाजे को लात मारी तो दरवाजे दूर जा गिरा। फिर जैसे ही हमारी नजर पड़ी, सामने आशी डाइन बनी हमें खूंखार नजरों से घूर रही थी। मैं बगैर डरे आशी की जानिब बढ़ने लगा, जबकि इंस्पेक्टर मुझे रोकने की कोशिश करने लगा, मगर मैंने इसकी बात यखलक मुस्तरद कर दी। फिर मैंने अपनी जेब में हाथ डाला। आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराते हुए आशी की जानिब बढ़ने लगा। वो हैरत से मुझे अपनी जानिब बढ़ता हुआ देखती रही। फिर मैंने देखा इस तारीक कमरे में अचानक वही उल्लू नमूदार होकर आशी के सर पर बैठ गया और मुझे अपनी गोल गोल आंखों से झूरने लगा, मगर मैं बेखौफ होकर आगे बढ़ आया। फिर अचानक मेरे कानों में आशी की आवाज आई, रुक जाओ मीसुम। फिर एकदम उसके चेहरे पर अजीब व गरीब खदोखाल उभरने लगे। इस दौरान इसके बाल खतरनाक हद तक बढ़ गए, जिसे देखकर खौफ आने लगा, मगर मैं एक अज़्म के साथ उसके नजदीक जा खड़ा हुआ। मेरा एक हाथ अभी तक मेरी जेब में था। फिर मैंने आशी के एकदम नजदीक जाकर मुस्कुराते हुए कहा, आशी कैसी हो? वो मुझे खौफनाक शक्ल के साथ देखने लगी। मैंने जेब से कैंची निकाली, नजदीक जाकर आशी के बालों में हाथ डालकर अपनी जानिब खींचा तो वो मेरी तरफ झुकती चली गई। ऐसे लगता था जैसे इसकी सारी ताकत उन लंबे बालों में हो। मैंने फौरन बालों को पकड़कर एकदम कैंची से काट डाले। बाल गिरते ही इमारत में ज़लज़ला सा आने लगा। आशी आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरने लगी, फिर बेहोश हो गई। तारीक कमरे में चीख व पुकार मच गई। मैंने नीचे पड़ी आशी पर जो ही गौर किया ठिठक गया, क्योंकि वो तो कोई और लड़की थी जो आशी के रूप में आई थी।
राहत अली भी काफी हैरानगी से देख रहा था कि ये क्या हुआ। फिर तारीक कमरे में एकदम धुआं सा भर गया। हमें अपना सांस घटता हुआ महसूस होने लगा। मगर मैंने राहत अली से कहा, सर हमें इस जगह से नहीं निकलना चाहिए जब तक तमाम हकीकत वाज़ेह नहीं हो जाती। फिर हम मुंह पे मास्क लगाए धुआं खत्म होने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद आहिस्ता आहिस्ता धुआं छटना शुरू हुआ तो एक नया मंजर देखकर हम हैरान हो गए। इस लड़की की अब लाश पड़ी थी जिसकी आंखें और नाक गायब थी। फिर साथ ही दो इस जैसी और लड़कियां हमारे सामने खड़ी घोर रही थी। उनको देखकर भी मैंने कैंची संभाली और उनकी जानिब बढ़ने लगा, मगर वो पहले से तैयार थी। मेरे नजदीक पहुंचने से पहले वो उड़कर ऊपर को उठ गई। इस दौरान धामो खबीस का कुछ पता नहीं था कि किधर चला गया है। मैंने इसकी एक और डाइन मार दी थी। अब वो ज्यादा गजबनाक होगा। इस सब में मुझे उन डायोहे को मारने का राज मालूम हो गया था कि कुछ नहीं करना सिवाय उनके लंबे बाल काटने के। अब मैं शिद्दत से आशी को ढूंढना चाहता था ताकि इसके बाल काटकर इसे एक नॉर्मल जिंदगी की तरफ वापस ला सुवे। अब धामों की दो नई डाने मुझसे खौफजदा होकर गायब हो चुकी थी। फिर इंस्पेक्टर ने मुझसे कहा, मीसुम मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए क्योंकि धामो तो फिर गायब हो चुका है और हम उसको कैसे पकड़ें जो खुद धुआं बनकर उड़ गया है। मैंने कहा, आप ठीक कह रहे हैं सर, मगर हम उसके घर की बुनियादों को गिराने का आगाज कर चुके हैं। इसलिए हमें तारीक कमरे में दोबारा उन्हीं रास्तों से गुजर कर देखना चाहिए। शायद इस बार कोई नया सुराग मिल जाए। मेरी बात से इंस्पेक्टर काफी मुतमईन हुआ। फिर कहा, ठीक है चलो आगे बढ़ो। मैंने फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाजे पर लात मारी तो इस बार दरवाजे मुकम्मल तौर पर गायब हो गया। ये देखकर काफी खुशी हुई कि चलो अब एक शैतानी दरवाजे तो खत्म हुआ। हम दोनों मुतमईन होकर आगे बढ़ने लगे। बिल्कुल पहले वाला तंग वो तारीख रास्ता था। हम एक लगन से आगे बढ़ने लगे बगैर खौफ व खतर के, क्योंकि हम दोनों को खुदा की जात पर मुकम्मल भरोसा और यकीन था कि वो इस शैतान के खिलाफ हमारी जरूर मदद करेगा। कुछ दूर जाने के बाद अब रास्ता एकदम कुशादा होने लगा। ये देखकर हम बहुत खुश हुए कि शुक्र है अब हालात पहले से अच्छे होना शुरू हो गए हैं। फिर कुछ लम्हों के बाद एक कमरा नजर आया जहां बरतरफ पानी ही पानी था। आधा कमरे पानी से भरा हुआ था। हमें हैरानगी इस बात पर थी कि यहाँ पहले भी हम आ चुके थे, मगर पानी नहीं था बल्कि डाइन बैठी हुई थी। अब ऐसा कुछ नहीं था। अब हम बाहर खड़े सोच रहे थे कि इस गंदे और आलूदा पानी में कैसे दाखिल हो। फिर पानी भी गहरा लग रहा था। आधा कमरा भरा हुआ था ऊपर तक, इसलिए आगे जाने का रास्ता भी ढूंढना मुश्किल लग रहा था। अभी हम खड़े सोच रहे थे कि क्या करें। अचानक पानी में हलचल मच गई। हमारी तरफ कोई काली काली चीज बढ़ने लगी। बम संभल कर खड़े होकर इसे अपनी जानिब आता हुआ देखने लगे। नजदीक आने पर पता लगा कि वो किसी औरत के बाल हैं जो गुच्छे की मानिंद हमारे सामने आ पड़े। मैंने आगे बढ़कर उनको पकड़ना चाहा, मगर इंस्पेक्टर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, मीसुम, हो सकता है ये धामों का कोई और जादू हो, छोड़ो उन बालों को। मगर मैंने तजस्सुस में आकर कहा, सर प्लीज देखने दें, ये जरूर कोई राज लग रहा है, वरना यूं हमारे सामने ना आता। फिर मैंने उन बालों के गुच्छे को बिस्मिल्लाह पढ़कर पकड़ लिया, मगर बाल अंदर तक गड़े हुए थे। मैं जितना जोर लगाता मुझसे निकल नहीं रहे थे। फिर मैंने इंस्पेक्टर से कहा, सर आप कुछ मदद करें। फिर हम दोनों ने मिलकर जोर लगाया। पानी में एकदम हलचल मच गई और देखते ही देखते पानी कम होना शुरू हो गया। बाल अभी तक गड़े हुए थे।
फिर अचानक सारा पानी कम होते होते जमीन नजर आने लगी। फिर अचानक बालों पर नजर पड़ी तो वो किसी लड़की के बाल थे जो नीचे बंधी हुई थी। फिर हमने बालों को झटका दिया तो इसने अपना सर ऊंचा किया। वो आशी थी जो बंधी हुई थी, जिसके बाल हमारे हाथ में थे। कहानी पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस कहानी का अगला पार्ट सुनने के लिए मेरे इस चैनल स्टोरी 7 सेंटर को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि मैं जब भी इस कहानी छेमी डाइंग की बेटी का अगला पार्ट अपलोड करूं, इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।